नमस्कार। आज हमारे पास कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर संकेत शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ अंश हैं। इसमें उन स्थितियों का जिक्र है जिनमें मतलब इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर या जिसे आईसीडी कहते हैं उसकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये उपकरण किन लोगों के लिए जीवन रक्षक हो सकते हैं। बिल्कुल। आईसीडी जैसा कि आपने कहा, एक छोटा सा डिवाइस है जिससे शरीर में इम्प्लांट किया जाता है। इसका काम है दिल की खतरनाक रूप से तेज या कह सकते हैं अनियमित धड़कनों, जिन्हें हम एरिथमिया कहते हैं, उनका पता लगाना और फिर उन्हें बिजली का हल्का झटका देकर ठीक करना। मकसद क्या है? अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट को रोकना। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्रोत के हिसाब से किन खास मेडिकल कंडीशंस में इसकी सलाह दी जाती है। सिंड्रोम, ये नाम थोड़े मतलब अलग से लगते हैं, इनके बारे में स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये दोनों ही स्थितियां काफी विशिष्ट हैं और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये अक्सर जेनेटिक होती हैं, मतलब परिवार में चलती हैं और ये सीधे दिल की जो इलेक्ट्रिकल प्रणाली होती है ना, उसको प्रभावित करती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रणाली मतलब जैसे घर की वायरिंग होती है वैसे? हाँ, कुछ हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। इसी वजह से इन कंडीशंस में वो जानलेवा एरिथमिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो ऐसे मामलों में आईसीडी एक तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करता है। जैसे ही कोई खतरनाक धड़कन शुरू होती है, ये उसे रोक देता है। अच्छा, तो ये तो हुई वो स्थितियां जो ज्यादातर जन्म से होती हैं, जेनेटिक। पर स्रोत में उन लोगों का भी जिक्र है जिन्हें पहले से कोई गंभीर दिल की घटना हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत उन लोगों के लिए भी आईसीडी की सिफारिश करता है जिन्हें पहले वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब वीटी या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी वीएफ के कारण कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। इसे सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, मतलब एक जानलेवा घटना हो जाने के बाद उसे दोबारा होने से रोकना। ये उन स्थितियों से अलग है जहां खतरा तो है पर अभी तक कोई बड़ी घटना हुई नहीं है, जिसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहा जाता है। अच्छा। जैसे हमने ब्रुगाडा सिंड्रोम या लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के मामले में देखा, वो प्राइमरी प्रिवेंशन की उदाहरण है। समझ गई। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अलावा क्या स्रोत कुछ और स्थितियों के बारे में भी बताता है जहां प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर आईसीडी लग सकता है, मतलब घटना होने से पहले ही? हाँ, बिल्कुल, कई और स्थितियां भी हैं। स्रोत बताता है कि एचओसीएम यानी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, खासकर अगर परिवार में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री हो तो आईसीडी पर विचार किया जाता है। ओके, एचओसीएम। इसी तरह अगर किसी को पहले हार्ट अटैक यानी एमआई हुआ हो और उसके बाद नॉन सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब एनएसवीटी के एपिसोड्स देखे गए हों, तो भी खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक के बाद भी? हाँ। हाँ। और एक और कंडीशन है एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया एआरवीडी। इसमें दिल की मांसपेशियां ठीक से नहीं बनती और फिर हार्ट फेलियर के वो मरीज भी हैं जिनका इलाज कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी मतलब सीआरटी से पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा है। ओह, तो काफी सारी अलग-अलग कंडीशंस हैं ये तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं तो ये सभी स्थितियां, चाहे वे जेनेटिक हों या पहले हुई किसी घटना का नतीजा हो या दिल की बनावट से जुड़ी हों, ये सब कहीं ना कहीं दिल की सामान्य धड़कन को बिगाड़कर खतरनाक एरिथमिया का खतरा पैदा करती हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इन सभी स्थितियों में जो एक कॉमन बात है वो यही है, ये दिल की बनावट या उसके काम करने के तरीके मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में ऐसे बदलाव लाती हैं जिनसे जानलेवा धड़कनों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और आईसीडी इसी खतरे को कम करने का एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण जरिया है, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में बताया गया है। तो मतलब सार ये हुआ कि आईसीडी कुछ खास हाई रिस्क वाली दिल की स्थितियों के लिए ही सुझाया जाता है, जिनकी पहचान मरीज की मेडिकल हिस्ट्री या फिर स्पेशल जांचों से होती है। एकदम सही। मुख्य बात यही है कि ये हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उन खास लोगों के लिए जिन्हें वाकई में ज्यादा खतरा है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बचाव का उपाय है ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी और बेहतर हो रही है, क्या भविष्य में दिल की गंभीर समस्याओं के मैनेजमेंट और रोकथाम के लिए हमारे पास आईसीडी के अलावा या शायद उससे भी बेहतर और क्या तरीके हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।